नमस्कार। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे, छल के अगले भाग के साथ। अधिराज अपने घर की ओर जाने के लिए निकला था, लेकिन उसे रास्ते में अवध जी का फोन आता है और वो उसे उनसे अपने घर पर मिलकर जाने के लिए कहते हैं। तो अधिराज ड्राइवर से पहले घर न चलने का कहकर अवध जी के घर चलने के लिए कहता है। अधिराज अवध जी, जो भी उनकी पार्टी के पार्टी अध्यक्ष भी थे और त्रिशा के पापा भी, उनके घर पहुंच गया था। उनकी गाड़ी उनके घर के अंदर दाखिल होती है और फिर अधिराज का गार्ड उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। तो अधिराज के उतरने से पहले मुकुल दूसरी ओर से अधिराज के पास आ गया था। तो अधिराज मुकुल को अपना फ़ोन देते हुए कहता है, तुम यहीं रुको, हम अकेले ही अंदर जाएंगे। देखते हैं क्या नया प्रपोजल लिए बैठे हैं हमारे काबिल दोस्त। घर से अगर फ़ोन आता है तो तुम कह देना हम आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। जिस पर मुकुल अधिराज से फ़ोन लेकर हाँ में सिर हिला देता है और फिर अधिराज सीधा अवध जी के ऑफिस के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही अंदर का नज़ारा देख वो थोड़ा चौंका था, क्योंकि यहाँ वो लोग मौजूद थे जो धीराज को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। बृजमोहन शेखावत, उसका बेटा कपिल शेखावत और उनके ही दो और साथी अमर और बीना। साथ में उनकी ही पार्टी के कुछ विधायक और मंत्री भी वहाँ मौजूद थे और सामने ही बैठे थे अवध जी। तो धीराज सबसे पहले उनके ही पास आकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। तो अवध जी पूरी गर्मजोशी के साथ उसे गले लगाते हुए कहते हैं, महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे तुम पर, हमेशा खूब तरक्की करो और बस आगे बढ़ते रहो। मेरे एक फ़ोन पर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले बैठो, फिर बात करते हैं। अरे अधिराज के लिए कुछ पीने के लिए भिजवाइए ज़रा, अवध जी अपने सर्वेंट से कहते हैं। तो अधिराज सभी को देखते हुए हाथ जोड़कर अवध जी के बगल में लगे सोफे पर आराम से बैठ जाता है। काका, अचानक हमें बुलाने का कारण? सब ठीक है ना? विधायक और मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं और कुछ विरोधी भी दिख रहे हैं हमें। कुछ खास बात है क्या? अधिराज के सवाल पर अवध जी बृजमोहन को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब बात खास है या नहीं ये तो बृजमोहन साहब ही बताएंगे। हमारे विधायकों से संदेशा भिजवाया इन्होंने कि तुमसे मिलना चाहते हैं। कुछ ज़रूरी बात करनी है, कुछ राज्य के हित में बात है। तो राज्य का हित तो सर्वोपरि है, इसलिए हमने भी सोचा कि तुम्हें बुला ही लेते हैं और बात कर लेते हैं। पर तभी बृजमोहन की ही साथी बीना मुस्कुराते हुए सर्वेंट का अधिराज के लिए लाया ग्लास उससे लेते हुए अधिराज के करीब जाकर बैठ उसे उसकी ओर बढ़ाते हुए कहती है, लेकिन ये तकलीफ आपको अवध जी ने ही दी है, वरना हम तो खुद आपकी अच्छे से खातिरदारी कर तब आपसे मिलना चाहते थे। देखिए, आपको बेवजह परेशान कर दिया आपके ही पार्टी अध्यक्ष ने, वरना हम आपको यूं थकान में कभी ना बुलाते, बल्कि पहले आपकी सारी थकान दूर कर तब बिल्कुल फ्री माइंड होकर आपसे बात करते। ये कहते कहते बीना अधिराज के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस वक्त अधिराज की गुस्से से लाल आंखें ही काफ़ी थी बीना के जवाब के लिए। तब वो बिना कुछ कहे अधिराज के पास से उठकर दूसरी ओर बैठ जाती है, जिस पर अधिराज उसे देखते हुए कहता है, आप मेहमान हैं यहाँ पर, वरना इस हरकत के लिए आपको जो कीमत चुकानी पड़ती ना, वो आपकी सोच से भी परे है। तो दोबारा भूलकर भी ऐसी गलती मत दोहराइएगा, क्योंकि ये जो कर रही हैं ना आप, कहीं इससे अपने और कई और लोगों के लिए विनाश ला सकती हैं आप। अधिराज अपने सामने बैठे सभी लोगों को देखते हुए कहता है, लेकिन तभी बृजमोहन अधिराज से कहता है, हम यहाँ कोई बात खराब करने नहीं आए हैं। जानता हूँ मैं, हमारी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, और अगर कोई बात मुझको लेकर होती तो मैं मर जाता, लेकिन तुम्हारे पास तो कभी नहीं आता। पर यहाँ बात मेरे बेटे की है। तेरी जो भी दुश्मनी है वो मुझसे है। मैं गलत हूँ मानता हूँ, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो भी कुछ करना चाहता है अपने उदयपुर के लिए, अपने राजस्थान के लिए। तो यहाँ लोगों को रोजगार देने के लिए बाहर से लोगों को बुलाकर कंपनी खोलने के लिए कह रहा है। मेरा बेटा भी काबिल है, अच्छा पढ़ा लिखा है, उसके पास पैसा है कि वो यहाँ कई अच्छी कंपनियाँ खोल सकता है, जिसमें मेरा कोई ना नाम होगा ना हिस्सा। जो करेगा यही करेगा, यही लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो सबके लिए अच्छा होगा। तो जिस ज़मीन पर अपनी पहली आवास योजना में घर बनवा रहा है, वहीं से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर मेरी भी ज़मीन है। तो हम बस इतना चाहते हैं कि तू उसे वहाँ अपना व्यापार शुरू करने की इजाज़त दिलवा दे। इससे लोगों को अपने घर के पास ही रोजगार मिल जाएगा और यहाँ की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। लोग यहाँ तुझे बहुत मानते हैं। तू इसका साथ देगा तो इसे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और लोगों की भलाई भी है इसमें। पर अधिराज बृजमोहन की बातें सुनते हुए
पूरे वक्त उसके बेटे को ही देख रहा था, जो पूरे वक्त अधिराज को घूर रहा था। तो बृजमोहन की बात खत्म होते ही अधिराज आराम से अपने पैर पर पैर रखकर बैठते हुए कहता है, बहुत अच्छी बात लगी हमें ये कि अब तुम्हें अक्ल आ रही है और तुम लोगों की भलाई के बारे में सोच रहे हो। और जहाँ हमारे क्षेत्र के विकास की बात हो तो हम तो एक पैर पर खड़े होकर काम कर सकते हैं। हमें तुम्हारा यह प्रपोज़ल मंजूर है। तुम्हारा बैकग्राउंड तो इतना अच्छा है नहीं कि तुम्हारे नाम पर किसी बात के लिए मंजूरी दी जाए, लेकिन हाँ, तुम्हारा बेटा क्लीन है और एजुकेशन भी टॉप की है उसकी, तो समझदार भी होगा और उसे ये भी पता होगा कि उसे जो बिज़नेस शुरू करना है उसका एक पूरा प्रपोज़ल बनता है कि आप क्या बिज़नेस कर रहे हो, वो बिज़नेस उस एरिया के लिए सूटेबल है या नहीं, कितना फंड है आपके पास, कितना लोन लिया जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो उसने वो बनाया होगा, बस उसे लेकर कल सुबह हमारे ऑफिस पहुंच जाए, हम सब डिस्कस कर लेंगे और अगर सब ठीक लगा तो हम खुद आकर तुम्हारा साथ देंगे इसमें। लेकिन अगर हमें उसमें किसी भी गलत काम की बू भी आई तो व्यापार तो छोड़ो, हम सबसे पहले तुम्हारे इस बेटे को ही बर्बाद करेंगे। पर अधिराज के इतना कहते ही बृजमोहन गुस्से से सामने लगी टेबल पर जोर से अपना पैर मारकर चीखते हुए कहता है, ए अधिराज, तू मेरे बेटे को बर्बाद करेगा? उस तक पहुंचकर तो दिखा। एक अच्छे काम के लिए तेरी मदद मांगने आया था, लेकिन तेरी अकड़ कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। पर याद रखना, जो मैंने सोचा है वो मैं करके रहूँगा। मेरा बेटा वहीं अपना व्यापार शुरू करेगा, फिर चाहे वो सही हो या गलत, साम दाम दंड भेद, चाहे कुछ भी अपनाना पड़ जाए मुझे, मैं जो चाहता हूँ वो तो पाकर ही रहूँगा। और तेरी जो ये अकड़ है ना, उसे भी एक दिन ज़रूर तोड़ूंगा। बृजमोहन इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। उसे गुस्से में देख बाकी सब भी खड़े हो गए थे, पर अब आखिर में अधिराज अपनी जगह से खड़े होकर बृजमोहन के बिल्कुल सामने और करीब आकर खड़े होते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, हमारे मुस्कुराते चेहरे को ही हमारी पहचान मत समझना, क्योंकि विकराल होने में वक्त नहीं लगता हमें। तो अपनी औकात मत भूलना, वरना हम हर बात का लिहाज भूल जाएंगे। साम दाम दंड भेद जो करना है कर, लेकिन अगर तेरे बेटे का व्यापार हमने शुरू होने दे दिया तो हम अपने महादेव के भक्त नहीं। और एक बात याद रखना कि ये गुस्सा कहीं और दिखाना, क्योंकि यहाँ जिस तरह सिर्फ एक ही राजा है, उसी तरह गुंडा भी सिर्फ एक ही है, जो सिर्फ हम हैं। तो हमें मजबूर मत करना कि हमें गुंडा बनना पड़े। हर हर महादेव। अधिराज गुस्से से जोर से अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है। इस वक्त अंगारे थे उसकी आंखों में, जिस पर बृजमोहन और उसका बेटा बस अधिराज और उसकी ही बगल में मुस्कुराते हुए उन्हें ही देखते हुए बैठे अवध जी को गुस्से से घूरते हुए वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अधिराज का ये रूप देख बाकी सब भी अभी वहां से जाना ही ठीक समझते हैं। तो अब अवध जी हंसते हुए अधिराज को बैठने का कहते हैं। बस आज के लिए काफी हो गया, बैठ जा अब, ठंडा पी और शांत हो जा। मुझे पता था आज यही होगा। इरादे भाप गया था मैं इस बृजमोहन के। अपने बेटे की आड़ में अपने काले कारनामों को सफ़ेद करना चाहता है, लेकिन यहाँ अपने ही कुछ सिक्के खोटे होते नजर आ रहे हैं। अपने ही विधायक इस आदमी के पास अच्छा प्रपोजल है ये बताते हुए यहाँ लाए थे। मुख्यमंत्री जी से बात करनी होगी। ये बृजमोहन कोई तो समीकरण बिगाड़ने की पूरी तैयारी में है, जिस पर अब अधिराज भी बैठते हुए कहता है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। हमारे रहते समीकरण तो हम ना राजनीति में बिगड़ने देंगे, ना अपने क्षेत्र के विकास में, क्योंकि इनकी दुखती रथ हमारे हाथ में है। करने दीजिए इन्हें जो करना है। और विधायक भी कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि खाली बजते ढोल को सब सिर्फ मनोरंजन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। जब मनोरंजन पूरा, वही महफिल अपने घरों को लौट जाती है। और इसका बेटा कोई दूध का धुला नहीं है। अभी 4 महीने पहले जो चरस और गांजा का यहाँ सप्लाई हो रहा था, उसका मास्टरमाइंड ये इसका बेटा ही था। पूरे सबूत हैं हमारे पास उसके, जो ये जानता है कि हमारे पास हैं। फ़ोन पर बात हुई थी हमारी इससे, खुद कबूल कर रहा था कि हाँ, वो सब करवाया इसने, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी सबूत है तो पिछले महीने से यहाँ भी शांति है, लेकिन अब ये नया पैतरा यानी व्यापार, जिससे ये आराम से सफ़ेद धंधे में काला रंग मिलाकर पैसे भी छापे और अपने बेटे को महान भी बना दे। लेकिन जब तक हम हैं तब तक तो ये मुमकिन नहीं। ये तुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मृत्युंजय सूर्यवंशी का पोता है तू, और तेरे खून में ही लोगों की सेवा करना है। ऐसे ही थोड़ी लोगों ने तुझे इतने कम समय में अपना बेटा साहिब बना लिया। वैसे संसद में छा गया तू, देखा तेरा भाषण। बस ऐसे ही एक दिन तुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे देखना है। हमारा भावी मुख्यमंत्री तैयार हो रहा है। पर अवध जी की ये बात सुनकर अधिराज हंसने लगा था।
लेकिन तभी वो उनसे पूछता है, काका जय कब वापस आ रहा है? इस बार तो आ रहा है ना? क्योंकि अब आगे अपने कई वादों को पूरा करने के लिए हमें ज़रूरत है उसकी। तो हमारे इंजीनियर साहब कब लौट रहे हैं? उसे विदेश कुछ ज़्यादा ही भाग गया है कि अपना देश बिल्कुल ही भूल गया है वो। इस बार लौट रहा है, मैंने ही जोर दिया। वह साक्षी के साथ अकेला है और इस वक्त पर साक्षी को परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगले महीने तक लौट आएगा। ये तो आपने गुड न्यूज़ सुना दी। तो मतलब अगले महीने से हमारा थोड़ा भार कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रिलियंट जय राजपूत जो लौट रहे हैं। पर अभी हमें लौटना होगा। फ़ोन भी बाहर मुकुल के पास है, मासा के कई कॉल्स आ चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं। काकी को सॉरी कह दीजिएगा कि उनसे बिना मिले जाना पड़ रहा है, लेकिन जल्द ही उनसे मिलने आएंगे। अब चलते हैं। अधिराज अवध जी के पैर छूते हुए कहता है, तो वो उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, महादेव हमेशा रक्षा करें। तो अधिराज ऑफिस से निकल गया था, लेकिन बाहर निकलते ही उसे सामने मुकुल के साथ त्रिशा खड़ी दिखती है। आज महीनों बाद वो अधिराज को देख रही थी, जिसे देखते ही वो भागते हुए उसके पास आकर उसे गले लगाते हुए कहती है, तुम यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। कैसे हो? ना फ़ोन उठा रहे हो, ना कोई मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो, अभी भी नाराज़ हो। पर अधिराज के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे और वो त्रिशा को खुद से अलग करते हुए कहता है, नाराज़गी हम सिर्फ दुश्मनों से रखते हैं और अच्छा लगा आज तुम्हें अपने सामने देख, वरना ये मौके हमें तो देखने को मिलते ही नहीं हैं। लेकिन अभी हमारे पास वक्त नहीं है, चलते हैं, घर पर सब इंतज़ार कर रहे होंगे। इतना कहकर अधिराज अपनी गाड़ी में बैठ गया था और फिर उसकी गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। लेकिन त्रिशा मुस्कुराते हुए ही उसकी गाड़ी को जाते हुए देखते हुए कहती है, नाराज़ तो नहीं हो तुम मुझसे, बस अब तुम्हें नाराज़ होने का कोई मौका देना भी नहीं चाहती मैं। मैथिली ने बिल्कुल ठीक कहा था कि तुम्हारी नाराज़गी सिर्फ मेरे वक्त से दूर होगी और अब मेरा सारा वक्त सिर्फ तुम्हारा और तुम सिर्फ मेरे। त्रिशा खुश थी कि अब अधिराज कभी उससे दूर नहीं होगा, बल्कि अब वो अपने सारे वक्त से उसकी नाराज़गी को दूर कर देगी। आज भी मैथिली थोड़ा देरी से ही घर पहुंची थी। थक गई थी तो आज भी बस खाना खाकर वो सो जाती है। अपनी प्रैक्टिस में मैथिली ने अपनी जान लगा दी थी। पूरा दिन कॉलेज से थके होने के बाद भी वो अपनी थकान को बिल्कुल भूल बस अपने लक्ष्य को पूरा करना उसका जुनून बना हुआ था। उसे किसी भी कीमत पर राजस्थान महोत्सव में बेस्ट डांसर का अवार्ड जीतना था और ये उसके लिए करो या मरो का सवाल बना हुआ था। अगली सुबह ने दस्तक दी थी। आज भी मजदूर सुबह से ही शेखर के कमरे में चलते काम के लिए पहुंच गए थे। शेखर और मौली कल इंटीरियर डिज़ाइनर से मिल चुके थे, तो वो भी 2 दिन बाद से अपने काम की शुरुआत करने की बात कहता है और 1 हफ्ते में उनका रूम तैयार कर देने की बात होती है। तब तक बाकी घर में पेंटिंग का काम भी शुरू होने वाला था। आज भी शेखर सब काम देख रहा था। सब साथ में नाश्ता करते हैं और फिर शेखर मैथिली को अकेडमी छोड़कर 4 बजे तक उसे लेने आने की बात कहकर वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। बाकी सब भी वहाँ पहुँच गए थे और मैथिली के आते ही सब प्रैक्टिस शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस सिर्फ मैथिली और वंदना की थी, जिसे कोरियोग्राफ मिलन कर रहा था। अंगद, सोनल और शिप्रा भी परफॉर्मेंस को और किस तरह खूबसूरत बनाया जाए इसके लिए उनकी मदद कर रहे थे। थीम के अकॉर्डिंग प्रॉप्स को भी वही अरेंज कर रहे थे। सबकी बेजोड़ मेहनत थी इस बार, जिसका क्या रिजल्ट होने वाला था ये जानने के लिए अब बस 15 दिन बचे थे। पूरे दिन शेखर आज घर पर सब होते काम को देख रहा था। भूषण जी भी थोड़ी थोड़ी देर में वहां आकर सब देख रहे थे। आज घर पर शोर ज्यादा था तो तृप्ति की पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, तो वो शेखर की गाड़ी लेकर सुधा जी और उपासना जी को बाजार लेकर गई हुई थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। 3 बज गए थे। तो अब शेखर भी तैयार होकर तृप्ति से बाकी सबको मौली के घर लेकर पहुंचने का कहकर मैथिली को उसके अकेडमी से लेने जाने के लिए निकल गया था। लगभग 3:45 पर शेखर अकेडमी पहुंच गया था। यहाँ आकर शेखर को हमेशा सुकून मिलता था, क्योंकि कभी बचपन में सीता जी के साथ यहाँ आकर वो उन्हें बच्चों को डांस सिखाते देख खूब खुश होता और खुद भी उनके साथ डांस करने की कोशिश करता, लेकिन हमेशा गिर जाता। तो सीता जी हंसते हुए उसे अपने गले लगा लेती। बस यही लम्हे आज भी यहाँ कैद थे, जिन्हें वो महसूस करता था। शिखर मैथिली के सभी दोस्तों को जानता था। मैथिली अपना सामान पैक कर रही थी, तो वो तब तक सबसे मिल रहा था। पर अपना बैग उठाकर जैसे ही मैथिली बाहर की ओर जाने लगती है, तो वहीं उसके पास बैठी अपने पैर से घुंघरू खोलती वंदना हंसते हुए कहती है, ओ मैथिली मैडम, ज़रा आज अपनी नज़रों और दिल को संभाल कर रखना, कहीं कल की तरह फिसल ना जाए। भाभी के भाई के साथ मजाक मस्ती ठीक है, लेकिन उस पर नज़र रखना बहुत गलत बात है, तो दिल को संभालना।
वरना नहीं संभला तो फिर महादेव से शिकायतें करनी पड़ जाएंगी। जिस पर मैथिली भी हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अब दिल और आंखों को काबू में रखना मेरे बस में तो नहीं। और अब जब महादेव जानकर किसी को मेरी आंखों के सामने भेजेंगे तो यहाँ गलती मेरी कैसे होगी जो मैं अपनी आंखों और दिल पर काबू रखूं। अब पहली नज़र का पहला प्यार है। हाँ, चाहे एक तरफा है, लेकिन इतनी आसानी से भुला पाना तो नामुमकिन है। इसलिए अब जब महादेव ने खुद किसी को मेरे सामने भेजा है तो मैं क्यों शरीफ बनूं। कौन सा मुझे शरीफ बनने से कोई अवार्ड मिल जाएगा। तो मैं तो बेशरम ही ठीक हूँ। तो किसी एंगल से शरीफ है भी नहीं। खुद से कंपेयर कर शरीफों को बख्श दे और जीने दे उन्हें। तू जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू कभी नहीं सुधरेगी। वंदना हंसते हुए कहती है, वो तो मैं जानती हूँ, मुझे सुधरना है भी नहीं। बाय। मैथिली वंदना का गाल खींचते हुए हंसते हुए ये कहकर बाहर की ओर निकल जाती है। फिर शिखर के पास आकर चलने के लिए कहती है। तो वो दोनों ही सबको बाय बोलते हुए वहां से मौली के घर के लिए निकल जाते हैं।